स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम लोग शांति शिक्षा एवं सतत विकास है इसी सब्जेक्ट को इसी पेपर को हम क्या करेंगे कंटिन्यू रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था शांति एवं मानवाधिकार अर्थात पीस एंड ह्यूमन राइट्स। उसको हम लोग पढ़ चुके थे। शांति क्या है, शांति से संबंधित उसकी विशेषताएं क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने ह्यूमन राइट्स को पढ़ा था, इसकी कब स्थापना हुई, कब ये विधेयक बना, कब कानून बना, कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, किस तिथि को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, तो बहुत सारी बातें हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में भी पढ़ी है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। कि प्रजातंत्र क्या है, अर्थात हम जो सरकारों का एक रूप होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं, जिसमें कहीं तो राजतंत्र होता है। हम राजतंत्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राचीन कालीन व्यवस्था थी जो बहुत ही अनियमित साबित हुई, बहुत ही निरंकुश साबित हुई और पब्लिक को फ्रीली अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं अपने अधिकारों के लिए जागृत होना और स्वयं की जागरूक होते हुए एक सामूहिक कल्याण की बात करना, उसके साथ साथ अपने शासक को चुनना, ये सब व्यवस्थाएं किसकी देन है, लोकतंत्र की देन है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं लोकतंत्र। समझते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो ये अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। तो लोक का तात्पर्य होता है जनता, अर्थात जो भी पब्लिक है, जो भी जनता है, उसको क्या लोग कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। तो इसको समझते हैं, जनता का शासन कैसा, ऐसा तंत्र जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, जनतंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जनतंत्र। किसी भी नाम से पूछे आप, मतलब फ्रीक्वेंटली बताएंगे कि जनतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या है। अर्थात ऐसा शासन जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि या अपना शासक या अपना अधिकारी क्या करती है, स्वयं चुनती है और स्वयं ही वो क्या करती है, उसके लिए वोटिंग करती है या उसके लिए सर्वेक्षण करती है या उसकी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है। इस प्रकार से अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनना जनता के द्वारा क्या कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में कल्याणकारी साबित होता है। इस प्रकार से हमने लोकतंत्र को जाना कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। अब देखते हैं लोकतंत्र के कुछ भाग होते हैं, कुछ स्तंभ होते हैं। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे अब। लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंगों की बात करते हैं हम। लोकतंत्र के अंग इसके कितने अंग होते हैं, अर्थात कोई भी बॉडी होती है उसके निश्चित रूप से क्या होते हैं, अंग होते हैं, भाग होते हैं, जिसको हम उसके क्या करते हैं, उसके अंगों में विभाजित कर देते हैं। तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, हालांकि 3 अंग माने जाते हैं, लेकिन चौथा जो स्तंभ होता है उसको भी लोकतंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। तो लोकतंत्र के जो अंग हैं वो कितने हैं, पारंपरिक तौर से कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। तो इन 3 अंगों में क्या करते हैं, पहला अंग क्या है, वो क्या है, विधायिका। ठीक है, पहला अंग विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा अंग न्यायपालिका। ये क्या है, ये लोकतंत्र के अंग है। अर्थात विधायिका क्या करती है, ये देश को संचालित करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नवीनतम जो कानून है उनको लागू करने के लिए, जो भी विधेयक होते हैं नए कानून से संबंधित
वो चाहे वो संसद के माध्यम से पास कराए या किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद के माध्यम से पास कराए। उनका क्या काम होता है, विधायिका का कानून का निर्माण करना। इस प्रकार से पहला अंग क्या है लोकतंत्र का, विधायिका। दूसरा क्या है, कार्यपालिका, अर्थात जो भी कानून बना दिए गए हैं वो पूर्ण रूप से सभी प्रकार से और देश की सभी जनता पर लागू हों, इसके लिए क्या होता है, कार्यपालिका का चयन किया जाता है, जिसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जिनको जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उनको पालन कराना होता है, जिसके द्वारा कार्यपालिका के अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे किसी विभाग के कमिश्नर हो, चाहे किसी विभाग के क्या हो, निदेशक हो या सचिव हो, तो तमाम तरीके के अधिकारी जो कलेक्टर से लेके डीएम से लेके एक पीएम तक की बात की जाती है, सबका काम क्या होता है, कानूनों का पालन कराना। तो ये क्या है, कार्यपालिका है। तीसरा है जो जिन भी कानूनों को कार्यपालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है तो उस पर दंड देना, उस पर निर्णय देना, इसका काम होता है न्यायपालिका काम होता है। इस प्रकार से जो लोकतंत्र होता है, जनतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, तो उसके क्या काम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, तीन नाम है इसके, आप किसी भी नाम से पूछें हम क्या करेंगे, इसको ही बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, उनके जो भी कानूनों का पालन कराना होता है, जो भी विधायिका ने क्या किए, कानून बनाए, उसको पालन किसको कराना है, कार्यपालिका को करना है। और जब कभी भी विवाद की स्थिति होती है दो पक्षों के मध्य, तो उस पर निर्णय किसको देना है, न्यायपालिका को देना है, अर्थात न्यायिक अधिकारियों को देना है, अर्थात जुडिशरी को देना है। इस प्रकार से तीन परंपरागत अंग माने जाते हैं, लेकिन चौथा जो अंग है उसको भी मान लिया गया है, ध्यान दे देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, वो है क्या है, प्रेस। वो क्या है, प्रेस या मीडिया या प्रेस। इसका तात्पर्य है कि जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो किसकी नज़र में, विधायिका की नज़र में नहीं आ पाते, हाईलाइट नहीं हो पाते, उसकी वजह से विधायिका से बच जाते हैं, उसकी दृष्टि से बचते हैं, कार्यपालिका की दृष्टि से बचते हैं, और न्यायपालिका की दृष्टि से जो समस्याएं बच जाती हैं, जो ज्वलंत मुद्दे बच जाते हैं, जो जनता के कल्याण के लिए परम आवश्यक हैं, उनको क्या करता है, मीडिया हाईलाइट करता है, मीडिया उस पर फोकस करता है और उसको पॉपुलर समस्या बना देता है, जिससे इन तीनों का ध्यान अनायास ही आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और उन समस्या का समाधान इन तीनों अंगों के द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाता है। इस प्रकार से इनके जो प्रजातंत्र था उसके अंगों को हमने क्लियर किया। अब देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार, इसको मिटा देते हैं, अभी स्पेशल यहीं पे लिख देता हूँ, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, इसको समझते हैं। लोकतंत्र भी कई प्रकार का होता है। पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जिसमें अधिकारियों को या जो शासक होते हैं उसको जनता क्या करती है, उनका चुनाव करती है, सारी शक्तियां जो होती हैं वो जनता के हाथ में होती हैं, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधि को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कर लेती है, चुन लेती है। अपने जो समस्या होती है, जो विकास जनता अपने माध्यम से नहीं कर पाती, वो उनकी आवाज़ बनते हैं उनके प्रतिनिधि, और इस प्रकार से उनका विकास होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना, प्रतिनिधि लोकतंत्र को जाना। नंबर दूसरा इसका टाइप है वो है उदार लोकतंत्र। नंबर 2, नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र, इसका तात्पर्य भी होता है कि जो भी प्रतिनिधि, जिन भी प्रतिनिधियों को चुनाव होता है उनमें जनता की भागीदारी 100% सुनिश्चित की जाती है,
अर्थात जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनती है, और जब ये प्रतिनिधि अनियंत्रित होते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते, ऐसी स्थिति में जनता दोबारा इनको मौका नहीं देती, हरा कर क्या करती है, सड़क पर भेज देती है, वापस हरा देती है, वापस उन्हें उसी दिन भेज देती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे हम, उदार लोकतंत्र कहेंगे। और नेक्स्ट है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नंबर 3 प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका तात्पर्य है कि जनता सीधे चुनाव प्रणाली में जनता की जो भागीदारी होती है सीधे होती है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और उसमें जो भी चुनाव होते हैं उसमें सीधे प्रतिभाग करती है, चाहे प्रतिनिधिक प्रणाली हो, चाहे एकल प्रणाली हो, किसी भी तरीके से जनता की साझेदारी है वो आमने सामने रहती है, प्रत्यक्ष रूप से रहती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में इस प्रकार के चुनाव को, प्रतिनिधि के चुनाव को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे या कहते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है अब्राहम लिंकन के अनुसार, इसको मिटा देते हैं। पहली परिभाषाएं अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, आप लोग देखते चले, ब्लैकबोर्ड थोड़ा गंदा है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये कहते हैं लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र अनुसार ऐसे लिखते हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, शासन का वह रूप है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन, जनता द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का, जनता के लिए होता है, जनता के लिए होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र वह रूप है जिसमें शासन जनता द्वारा, जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इस प्रकार से जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। उस फॉर्म को क्या कहते हैं, उस रूप को क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं या जनतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा स्पष्ट होती है। हम आगे देखते हैं लोकतंत्र की आवश्यकता, लोकतंत्र की आवश्यकता। लोकतंत्र की आवश्यकता
लोकतंत्र की आवश्यकता। ये लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है? इसकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी नीड्स हैं। उसको देख लेते हैं। पहला है जन कल्याण की भावना। नंबर 1 जन कल्याण की भावना, अर्थात लोकतंत्र में निश्चित रूप से जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, अर्थात जनता का हित होना चाहिए, जनता के जो भी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार से लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए है, इसमें जनता का क्या होता है, जन कल्याण होता है, जनता का हित होता है, जनता की समस्याओं का समाधान होता है। अब नंबर 2 है, वो है सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। नंबर 2 सर्वाधिक कार्यकुशल शासन, सर्वाधिक कार्य कुशल शासन। ठीक है, तो ये क्या है, लोकतंत्र में जब डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जनता का शासन जनता के लिए होता है, जनता द्वारा होता है। उसमें निश्चित रूप से कार्य कुशलता बहुत ज़्यादा होती है, कार्य करने की क्षमताएं व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है जो सक्षम होते हैं, जो संघर्षों से विजय पाने में सक्षम होते हैं, जो समाज की समस्याओं को जानते हैं, समाज की जुड़ी समस्याओं से परिचित होते हैं और उसके समाधान को खोजने में भी क्या होते हैं, इनको महारत हासिल होती है। इस प्रकार से नंबर 2 पूरा होता है। नंबर 3 आवश्यकता है, वो है सार्वजनिक शिक्षण। नंबर 3 सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र के अंदर जब शिक्षा के अंदर डेमोक्रेसी की व्यवस्था होती है, प्रजातंत्र की व्यवस्था होती है, तो जो शिक्षण होता है वो निश्चित रूप से सबके लिए होता है, सार्वजनिक रूप से होता है, संपूर्ण जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के लिए होता है। नंबर अगला देखते हैं, वो है मानसिक संतुष्टि। चौथा मानसिक संतुष्टि। ठीक है, तो लोकतंत्र के माध्यम से क्या होता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, मानसिक रूप से व्यक्ति और जनता में जो जनता होती है, पब्लिक होती है, उसको क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, क्योंकि प्रत्येक सरकार, जो भी सरकार है उसका जो रवैया है लोकतांत्रिक है, उससे क्या होगा, जनता भी समझती है उसका भलाई होगी, उसका कल्याण होगा, उसके हित में कार्य होगा, इसलिए संपूर्ण जनता में संतुष्टि की भावना पैदा होती है। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है जनता का नैतिक विकास। पांचवा देखते हैं, जनता का नैतिक विकास, का नैतिक विकास। लोकतंत्र के द्वारा जो जनता का विकास होता है वो निश्चित रूप से आदर्शों पर आधारित होता है, निश्चित रूप से मूल्यों पर आधारित होता है, निश्चित रूप से लोक कल्याण की भावना पर आधारित होता है, निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं पर आधारित होता है। इससे क्या होता है, जनता के अंदर अच्छाइयों का समावेश होता है, धार्मिकता की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसके जो मूल्य होते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी तरफ व्यक्ति आकृष्ट होता है और उसके अंदर लोक कल्याण की भावना पैदा होती है। इस प्रकार से ये नैतिक विकास, जनता का नैतिक विकास की जो आवश्यकता है उसके लिए क्या है, लोकतंत्र परम आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे है देशभक्ति की भावना का स्रोत। देश भक्ति की भावना का स्रोत, की भावना का स्रोत। ठीक है, लोकतंत्र के द्वारा क्या होता है, लोकतंत्र के लिए देशभक्ति की भावना को जगाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावनाओं को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। स्वार्थ के जो दुर्गुण होते हैं उनको समाप्त किया जाता है, उसके अंदर परमार्थ की भावना जगाई जाती है।
जिससे निश्चित रूप से क्या होता है, जिससे देशभक्ति की भावना पैदा होती हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना पैदा होती हैं, देश पर मरने और मिटने की भावना पैदा होती हैं। उनके अंदर इन चारित्रिक गुणों का विकास होता है जो लोकतंत्र की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है समानता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, समानता एवं स्वतंत्रता। समानता एवं स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक अच्छाई और आवश्यकता भी है, किसके द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है नागरिकों को, उसके द्वारा समानता प्रदान की जाती है। तो किसी भी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के भाव होना नितांत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के अंदर शासन व्यवस्था द्वारा जो समानता के अवसर नहीं दिए जाएंगे, स्वतंत्रता के अवसर नहीं दिए जाएंगे अपनी पब्लिक को या जनता को, तब तक लोकतंत्र बेहतर साबित नहीं होगा। तब लोकतंत्र की विशेषता है, उसके द्वारा जनता को समानता के अवसर प्रदान किए जाते हैं और स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, वो है विचार विनिमय और समझौता। 8वां देखते हैं, विचार विनिमय और समझौता इसका तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए भी है कि इसके द्वारा क्या होता है, जनता में आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। जनता अपने विचारों को एक दूसरे से क्या करती है, सहमत होती है और एक दूसरे की भावनाओं को समझती है, उनका आदर करती है और आदर करने के साथ साथ एक दूसरे कल्याण की भावना का ख्याल भी रखती है, जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थन। नवा विश्व, यदि नहीं दिखे तो बोल देता हूं मैं, विश्व शांति का समर्थन। शांति का समर्थन, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, एक भावना विकसित की जाती है, वो होती है कि विश्व के स्तर पर शांति स्थापित की जाए। लोकतंत्र के द्वारा तमाम मानवीय मूल्य हैं, इनका विकास किया जाए। लोकतंत्र के द्वारा तमाम आदर्श हैं, इनको स्थापित किया जाए। लोकतंत्र के द्वारा तमाम तरह की स्वतंत्रताएं हैं, वो प्रदान की जाए। समानता के अवसर दिए जाए। इस प्रकार से तमाम फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था बात करता है, जिसके द्वारा विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था को कायम किया जा सकता है, जो लोकतंत्र की जरूरत है या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा। शांति शिक्षा लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा की अपनी एक अहम भूमिका है। और इस भूमिका को हम जो बता रहे हैं उस प्रकार से इसकी भूमिका को क्या किया जा सकता है, स्पष्ट किया जाता है। पहला है मूल अधिकारों की शिक्षा। नंबर 1 मूल अधिकारों की शिक्षा। मूल अधिकारों की शिक्षा।
इसका तात्पर्य है कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मूलाधिकार होते हैं, उनकी शिक्षा अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, जो भी हमारे क्या हैं ऊपर टीचर्स हैं उनको देते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको देते हैं, जो जिससे क्या होता है कि छात्र का या बच्चों का जो नजरिया होता है, सोचने का जो तरीका होता है, कैसा हो जाता है, लोकतांत्रिक हो जाता है। इसके लिए लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है वो है कर्तव्यों की शिक्षा। नंबर 2, कर्तव्यों की शिक्षा। कर्तव्यों की शिक्षा। कर्तव्यों की शिक्षा का तात्पर्य है कि जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो उनका प्रभावपूर्ण तरीके से हम पालन करते हैं, तभी हम अपने अधिकारों की, मूल अधिकारों की बात कर सकते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक शिक्षा द्वारा बालक को क्या की जाती है, उनके मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है, उनकी मूल जो ड्यूटीज हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटीज क्या है, उनसे उनको एहसास कराया जाता है, उनको क्या कराया जाता है, अनुभव कराया जाता है कि पहले हमें क्या करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये क्या, इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और उसमें एक भूमिका लोकतांत्रिक शिक्षा हाँ क्या करती है, निभाती है। नेक्स्ट है वो है सहिष्णुता की शिक्षा। तीसरा देखेंगे सहिष्णुता की शिक्षा लोकतांत्रिक जो शिक्षा होती है वो छात्र के अंदर सहिष्णुता की भावना भरती है। अर्थात एक बच्चे की भावना को दूसरा बच्चा उसको तवज्जो दे, उसको महत्व दे और उनकी भावनाओं का ध्यान रखे। जब तक एक व्यक्ति दूसरी भावना को ध्यान नहीं रखेगा, अपनी बात को ही कहता रहेगा, दूसरी बात को सुनेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, टकराव होगा। टकराव होने के साथ साथ संघर्ष होंगे, संघर्ष होने के साथ साथ हमें क्या होगा, उन्माद की स्थिति देखने को मिलेगी। जब उन्माद बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हिंसा होगी। अतः शांति शिक्षा में हमारा लोकतांत्रिक जो शिक्षा होती है वो सहिष्णुता की शिक्षा हमें प्रदान करती है, जो शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा। चौथा, धर्म निरपेक्षता की शिक्षा लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के कल्याण की बात की जाती है, लोक के कल्याण की बात की जाती है, लोक की भलाई की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से हमें लोकतंत्र की जो वजूद होता है, जो उसका क्या बोलते हैं, जो अस्तित्व होता है, उसको बनाए रखने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की जो शिक्षा देती है वो हमें लोकतंत्र की शिक्षा ही देती है, जो शांति व्यवस्था के रूप में, जो शांति शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है उत्तरदायी नागरिक का निर्माण। पांचवा, उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। लोकतांत्रिक शिक्षा द्वारा क्या होता है, उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण होता है। हमें उत्तरदायी, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले नागरिक प्राप्त होते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक शिक्षा में ऐसे नागरिक का निर्माण होता है जो क्या होते हैं, जो श्रेष्ठ नागरिक होते हैं, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने वाले होते हैं, जो शांति शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है प्रशासन में सहभागिता। छठवां, यहाँ लिख देता हूँ, प्रशासन में सहभागिता। प्रशासन में सहभागिता अर्थात
जो भी प्रशासन होता है उसमें लोकतांत्रिक शिक्षा क्या करती है, सहभाग करती है। उसके जो नागरिक होते हैं उसमें क्या करते हैं, सहभाग करते हैं और उससे क्या होता है, शांति शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है वो है आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्क। यहाँ से लिखता हूँ 7वां आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्क। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को अपने विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता होती है कुछ बंधनों को छोड़कर। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार करता है, स्वतंत्र रूप से सोचता है, उसमें तर्क करने की, उस पर किसी समस्या के सभी पहलुओं पर सोचने की शक्ति बढ़ती है। जब सभी पहलुओं पर सोचने की शक्ति बढ़ती है तो जो निष्कर्ष निकालते हैं वो तर्कपूर्ण होते हैं और आलोचनात्मक होते हैं। कोई भी खामी होती है तो निश्चित रूप से उसको क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको पिन पॉइंट करते हैं और काट डालते हैं, हाईलाइट करते हैं। इस प्रकार से लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा क्या होता है, नागरिकों में चिंतन करने की, तर्क करने की, आलोचना करने की शक्ति विकसित होती है, सही गलत का एहसास कराने की शक्ति विकसित होती है, जो शांति शिक्षा में अहम भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं वो है सार्वजनिक हित की शिक्षा। 8वां सार्वजनिक हित की शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा में क्या होता है, सभी के हित की बात की जाती है। एक व्यापक स्तर पर, मेजर स्केल पर सभी नागरिकों के हितों की बात की जाती है। अर्थात हमें क्या करना है, हमें जो नागरिक का नजरिया है, जो सोचने का तरीका है, वो खुद तक सीमित नहीं रखना है, अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रखना है, केवल अपने कल्याण तक सीमित नहीं रखना है। हमें मेजर स्केल पर क्या होता है, सभी के हितों की बात की जाती है, जो शांति शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं वो है जीवन कौशलों का विकास। 8वां नेक्स्ट है जो भी हो, जीवन कौशलों का विकास। जीवन कौशलों का विकास, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए या जीविका को बढ़ाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत उन्नति करने के लिए, समाज की उन्नति करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति करने के लिए देश को कुशल नागरिकों की आवश्यकता होती है, जो लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। तो शांति शिक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, जो प्रजातंत्र को पढ़ा। प्रजातंत्र है क्या वो हमने जाना, इसका लिटरल मीनिंग जाना हमने, प्रजातंत्र के कितने अंग होते हैं उनको जाना, उसके बाद हमने प्रजातंत्र के रूप क्या होते हैं उनको जाना, उसकी जरूरत क्या होती है इसको जाना, और प्रजातंत्र जो है, प्रजातांत्रिक जो शिक्षा है उसकी शांति शिक्षा में क्या भूमिका है उसको भी हम लोगों ने जाना। इस प्रकार से आज के इस टेक्निक में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। धन्यवाद।